फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टॉक मॉडल के वीडियो ट्यूटोरियल में। आइए चले सीखते हैं कैसे हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए स्टॉक मॉडल्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। चलते हैं लॉगिन स्क्रीन पर। इसमें आप देख सकते हैं मैं अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं अपने पर्टिकुलर डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर स्टॉक मॉडल शो हो रहा है। स्टॉक मॉडल्स को बेसिकली हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, मास्टर, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। जैसे मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ तो अगर आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था मास्टर्स और फॉर्म्स में रिटर्न EMD तक, उसमें वेंडर पेमेंट्स, और ये मैंने नहीं बताया, अभी मैं इस वीडियो में आपको बट अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट होंगे, कैसे हम आइटम के डिक्लेरेशन देंगे, कैसे डिपार्टमेंट को वेंडर रिलेशन देंगे, कैसे हम टेंडर रिक्विजिशंस के थ्रू हम 3 रिक्विजिशन टाइप्स हम वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो इंटेंट हो, चाहे वो मेरा कोटेशन हो, चाहे वो मेरा टेंडर हो। कैसे हम आइटम्स की नंबरिंग कर पाएंगे, कैसे हम स्टॉक रजिस्टर्स के अंदर हर एक आइटम को ओपनिंग बैलेंस कैसे हम इंपोर्ट के थ्रू या रजिस्टर फॉर्म के थ्रू हम इसको अपडेट कर पाएंगे। चलते हैं हम परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म पर। परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको भी हो रहा होगा। मैं जैसे परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म पर क्लिक करता हूँ, ये परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म जनरली डिपार्टमेंट वाइज सारे यूजर्स को हम राइट्स दे सकते हैं, जहाँ से वो पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट के लिए वो एक परचेज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये परचेज रिक्वेस्ट कैसे होगी, जो भी आप परचेज रिक्वेस्ट करें उसको डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी डिपार्टमेंट वाइज वो सारी चीज़ दिख जाएगी। प्लस अगर आपको जो भी डेटा सर्च के बाद लिस्टिंग में डेटा व्यू हो रहा है उसी को आप एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस के थ्रू आप उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्लस और एक्सपोर्ट का डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर जो भी आपको लिस्टिंग में डेटा व्यू हो रहा है उसी का आप रिपोर्ट प्रिंट के थ्रू, PDF के थ्रू, जैसे चाहे वैसे आप उसको रिपोर्ट फॉर्मेट के थ्रू आप उसको जनरेट कर सकते हैं। प्लस सेंडिंग मेल के थ्रू आप किसी को भी परचेज रिक्वेस्ट की अगर आप मेल, उसकी जो डेटा लिस्टिंग में आपको व्यू हो रही है उसका आपको रिपोर्ट्स का मेल आपको करना है, तो सेंड रिपोर्ट इन ईमेल के थ्रू आप उसको मेल भी कर सकते हैं। जिस भी मेल पे आप उसको मेल करना चाहें आप यहाँ से उसको मेल ID नोट डाउन करके उसको मेल कर सकते हैं। किस फॉर्मेट में भेजना है आपको, उसको एक्सेल के थ्रू आपको उसको भेजना है तो आप इसको यहाँ डायरेक्टली आप उसको मेल सेंड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्लस में जो आपने फील्ड अभी आप यहाँ हमने एक्सपोर्ट के अंदर देखे होंगे, जो भी लिस्टिंग में डेटा व्यू हो रहा है, इसमें अगर आपको उसका स्टेटस है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, आपको टाइटल का नेम अगर आपको चेंज करना है तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं एक्सपोर्ट प्लस के अंदर। तो ये सारे फॉर्म्स और सभी के अंदर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप हर एक फॉर्म्स के अंदर एक्सपोर्ट प्लस के थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग अपना टेम्पलेट बना के और वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। टेम्पलेट कैसे बनेगा, कैसे आप रिपोर्ट्स में उसके टाइटल चेंज करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने सभी को असाइन किया, इसमें से सिर्फ आपको स्टेटस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप स्टेटस को अनअसाइन कर दीजिए। प्लस आपको उसका शो सीरियल नंबर, यूज़र नेम एंड टाइम, डेट एंड टाइम, शो रिमार्क्स, ओरिएंटेशन आपको उस रिपोर्ट का क्या रखना है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप पर, पेपर साइज आपको क्या रखना है, प्लस कॉलम टाइटल के जो हैं वो आपको चेंज करने हैं कि रिक्वेस्ट नंबर की जगह से वो रिक्वेस्ट नंबर पूरा दिखे। प्लस कॉलम की विड्थ, कॉलम का अलाइनमेंट वो सेंटर या लेफ्ट राइट अलाइनमेंट होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेंटर राइट अलाइन कर सकते हैं। रिमार्क्स के अंदर आप जो भी रिपोर्ट जनरेट करते हैं उसका कोई आपको रिमार्क ऐड करना है, ताकि कोई भी अदर यूज़र अगर रिपोर्ट जनरेट करे तो इस रिपोर्ट का मीनिंग क्या है, हमने क्या रिमार्क के अंदर ऐड किया हो, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। प्लस टेम्पलेट नेम, आप जो भी टेम्पलेट नेम बनाना चाहें आप वो टेम्पलेट नेम बना के आप उसको सेव कर सकते हैं। तो ये हमेशा के लिए आपका एक टेम्पलेट है जो कि यहाँ पर सेव हो जाएगा। रिपोर्ट टाइटल आपको जो भी रखना है आप यहाँ से वो रिपोर्ट टाइटल रख सकते हैं। टेम्पलेट जब आप सेव करेंगे
तो नेक्स्ट टाइम में वो टेम्पलेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा और यहीं से आप उसकी एक्सपोर्ट करके आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको एक स्टॉक रिक्विजिशन रिपोर्ट मिल गई एक्सपोर्ट प्लस के अंदर, जिसके अंदर आपने सीरियल नंबर, उसका कॉलम टाइटल, उसकी विड्थ हाइट जो भी आपने चेंज करी थी, प्लस आपने जो रिपोर्ट डाला था तो उसके अकॉर्डिंग डेटा आपको यहाँ पर कॉल होगा। नेक्स्ट टाइम में आप जब एक्सपोर्ट प्लस पे जब आप ओपन करेंगे तब आपको वो टेम्पलेट यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप इसी टेम्पलेट को सिलेक्ट करके आप अपनी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। तो परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म में कोई भी डिपार्टमेंट को अगर कोई भी परचेज रिक्वेस्ट सेंड करनी है वो यहाँ से अपनी परचेज रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। जैसे मैं देखता हूँ एडमिन ऑफिस से मेरे को एक परचेज रिक्वेस्ट सेंड करनी है, वो रिलेटेड है फैंसी लाइट्स से। HSN कोड अगर आपने आइटम स्टॉक आइटम के अंदर अगर उसका HSN कोड डाल रखा होगा तो HSN कोड यहाँ आ जाएगा। बैलेंस ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है, आपको रिक्वायर्ड कितने हैं, जैसे आपको 4 की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको रेट पता है तो आप रेट यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अगर रेट नहीं पता है तो आप रेट को ब्लैंक भी कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जो रेड स्टार में आपको दिख रहे हैं ये मैंडेट फील्ड्स हैं, मीन्स आपको ये तो फिल करना ही करना है। आपको किस वेंडर से इसको परचेज करना है, उस वेंडर का आप सिलेक्शन यहाँ से परचेज रिक्वेस्ट से सिलेक्शन कर सकते हैं। पर्पस क्या है, फॉर यूजिंग डिपार्टमेंट हेड, उसकी टोटल अमाउंट को जो भी बनती है, रिमार्क के अंदर आपको जो भी रिमार्क डालना है एंड सेव। तो परचेज रिक्वेस्ट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के थ्रू रेज हो सकती है। इसमें आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर्म परचेज। अब ये परचेज रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, इस डिपार्टमेंट से आई है। तो वो सारी चीज़ें आप टेम्पलेट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो सारा डेटा यहाँ पर कॉल हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कौन से आइटम्स है, उसकी रेट, अगर आपको रेट पता तो आपने यहाँ डाल दी उसके अकॉर्डिंग। पर्पस क्या है, फॉर यूजिंग डिपार्टमेंट वेंडर नेम विनायक एंटरप्राइजेस, आपको डायरेक्टली परचेज रिक्वेस्ट करना है तो हम यहीं से एक परचेज रिक्वेस्ट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कॉलेज हेडर मुझे यहाँ पर व्यू नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि टेम्पलेट के अंदर आपने कॉलेज हेडर और कॉलेजेस के अंदर मेन मास्टर्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर वो हेडर ऐड नहीं किया होगा तो वो हेडर नहीं आएगा। अदरवाइज वो परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म में आप जब भी जनरेट करेंगे तो वो आपका हेडर वहाँ पर कॉल हो जाएगा। प्लस अगर आपको कंपनी का हेडर रिक्वायर्ड है तो कंपनी का हेडर भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फॉर्म था जहाँ से मैं परचेज रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अब इसी परचेज रिक्वेस्ट के थ्रू अगर आपने किसी को अप्रूवर बना रखा है तो आप उसको अप्रूवर बना सकते हैं। तो परचेज रिक्वेस्ट अप्रूवल के अंदर वो अप्रूवल के पास चली जाएगी जहाँ से वो अप्रूव होनी है। अभी हमने एडमिन ऑफिस से जो बनाया हुआ था इसको आप देख सकते हैं, इसका जो भी अप्रूवर है, जैसे बेंच स्टॉक ही हैं जो इसके अप्रूवर हैं, तो वो यहाँ से जो भी आपके सेक्शन अप्रूवर स्टॉक राइट से आपने डिफाइन किए होंगे, बस मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक राइट्स के अंदर हम उसके सेक्शन अप्रूवर यहीं से डिफाइन करते हैं। अगर वो सेक्शन अप्रूवर आपने उसके डिफाइन कर दिए हैं तो परचेज रिक्वेस्ट अप्रूवल के पास वो अप्रूव होने के लिए जाएगी। यहाँ से आप उसकी रिक्वेस्ट जो है आप अप्रूव कर सकते हैं। जब तक आप इसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक ये परचेज रिक्वेस्ट नंबर मेरा पीओ के अंदर कॉल नहीं होगा। तो हम 4 तरह से पीओ का डेटा हम जनरेट कर सकते हैं, पीओ बना सकते हैं, चाहे वो रिक्विजिशन टाइप हो मेरा इंडेंट, चाहे वो रिक्विजिशन टाइप हो मेरा टेंडर, चाहे वो रिक्विजिशन टाइप हो मेरा कोटेशन, चाहे वो रिक्विजिशन टाइप हो मेरा परचेज रिक्वेस्ट। तो यहाँ से जब तक मैं इसको कंफर्म नहीं कर देता हूँ, आप देख सकते हैं मैं जैसे स्टॉक परचेज रिक्वेस्ट अप्रूवल से पहले मैं क्रिएट परचेज ऑर्डर आपको दिखाता हूँ। क्रिएट परचेज ऑर्डर के अंदर आप देख सकते हैं मैं जैसे इसको ऐड न्यू पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं 3 तरह से पीओ बना सकता हूँ, चाहे वो रिक्विजिशन नंबर हो, चाहे वो मेरा इंडेंट नंबर हो, चाहे वो मेरा रिक्वेस्ट नंबर हो। अब ये रिक्वेस्ट नंबर कौन सा है, जो रिक्वेस्ट नंबर मेरी अप्रूव। तो अभी हम चलते हैं परचेज रिक्वेस्ट अप्रूवल वाले फॉर्म पे। परचेज रिक्वेस्ट अप्रूवल फॉर्म पे हम चलेंगे। यहाँ से मैंने एडमिन ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए जो मैंने परचेज रिक्वेस्ट करी थी उसको मैं यहाँ से अप्रूव करता हूँ। अप्रूवल रिमार्क डाल देता हूँ, टेस्ट एंड अप्रूव। मैंने ये अप्रूव कर दिया है। इसी परचेज रिक्वेस्ट का मुझे पीओ जनरेट करना है तो उस केस में मैं क्रिएट परचेज ऑर्डर में जाके मैं यहाँ से पीओ जनरेट कर सकता हूँ। कैसे होगा, जो मैंने पीओ ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं और उसका मैंने जो पीओ बना दिया है तो मैं यहीं से उसका डेटा उसके थ्रू जनरेट कर सकता हूँ। यहीं से मैं उसको मेल भी कर सकता हूँ आज के दिन में अपने कितने पीओ बनाए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कॉल हो जाएगी। प्लस अगर मेरे को कोई नया पीओ बनाना है, पीओ भी मैं 4 या 5 तरह से बना सकता हूँ। जैसे एडमिन ऑफिस में हम चलते हैं, वो डिपार्टमेंट जो मैंने पार्ट 1 में बताया था कि
वहाँ से मैंने एक्विजिशन टाइप के अंदर मैंने तीनों के इंडेंट टाइप ऐड किए थे, इंडेंट था, टेंडर था, कोटेशन थे। अब मेरे को डायरेक्टली किसी का पीओ बनाना है, ठीक है, विदाउट सिलेक्शन ऑफ इंडेंट नंबर, विदाउट सिलेक्शन ऑफ एक्विजिशन नंबर, विदाउट सिलेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट नंबर। मुझे विदाउट कोटेशन एक पीओ बनाना है, तो मैं विदाउट कोटेशन में क्लिक करके नया पीओ बना सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं मुझे इंडेंट के थ्रू वो पीओ बनाना है तो वो बना सकता हूँ। रिक्विजिशन नंबर के थ्रू, अब रिक्विजिशन नंबर के थ्रू जैसे जो रिक्विजिशन आपका अप्रूव हुआ था उसके अकॉर्डिंग मेरे को कोई पीओ बनाना है तो मैं यहाँ से वो पीओ बना सकता हूँ। जैसे मेरा रिक्विजिशन नंबर 10 अप्रूव हुआ था, उसके अकॉर्डिंग वो सारा डेटा यहाँ पर फॉलो हो जाएगा, जो कि मेरी यहाँ पर डेट आई थी सेल्स एजेंसी। मेरा रिक्विजिशन अप्रूव हुआ था तो यहाँ पर आ गया है। उस वेंडर की जो कॉस्ट जो रेट थी पर्टिकुलर पर आइटम पे वो 22,000 थी, उसके अंदर उसने डिस्काउंट और जीएसटी अगर एक्स्ट्रा लगाया तो उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्काउंट जो बन रहा है, तो टोटल विद टैक्स टोटल ये बन रहा है। इसके साथ साथ में अगर आपको उसका फ्राइट चार्जेस आपको जोड़ना है, फ्राइट चार्जेस आप जोड़ के नेट अमाउंट के अंदर वो ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ से आप उसका पीओ बना सकते हैं। तो एक पीओ मैं जो बना रहा हूँ वो था मेरा कोटेशन, जो मेरा कोटेशन अप्रूव हुआ था, कोटेशन का रिक्विजिशन में उस वेंडर का नेम भी मुझे उस रिक्विजिशन नंबर के साथ में आ रहा है। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, परचेज हेड फील्ड आर रिक्वायर्ड, सब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या डालना है, क्योंकि कुछ एक मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर छोड़ दिए थे, वो फील्ड मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, टेम्पलेट भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। सब्जेक्ट तो मुझे सब्जेक्ट डालना है, जैसे मैंने यहाँ सब्जेक्ट डाला लैपटॉप, परचेज हेड, किस परचेज हेड के अंदर अगेंस्ट में आपको उसको परचेज करना है। और ये परचेज हेड कहाँ से बनेंगे, ये परचेज हेड बनेंगे पर्टिकुलर जब आप वेंडर्स क्रिएट करते हैं तब आप उसका परचेज हेड बना सकते हैं। प्लस वेंडर्स कहाँ से क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो बनेंगे आपके वेंडर्स फॉर्म से, जो कि मेन मास्टर्स के अंदर है। यहाँ से आप अपने वेंडर्स बना सकते हैं, उसका परचेज हेड क्रिएट कर सकते हैं। प्लस आप परचेज हेड बना सकते हैं अकाउंट्स के अंदर, फॉर्म्स के मास्टर्स के अंदर, लेजर्स के अंदर। तो यहाँ जो भी मैं लेजर डिफरेंशिएट करूँगा, डिफाइन करूँगा, वो लेजर्स मेरा परचेज हेड के अंदर फॉलो होंगे। अगेन हम पीओ वाले फॉर्म पर चलते हैं। अगर आपको फॉर्म का नेम पता है तो आप डायरेक्टली फॉर्म को यहीं से सर्च करके डायरेक्टली यहाँ पर वो फॉर्म ओपन कर सकते हैं। जो मेरा पीओ अप्रूव हुआ था उसके अंदर जो भी मेरे को फ्राइट चार्जेस अमाउंट ऐड करना था मैंने ऐड किया। प्लस परचेज हेड मेरा क्या था, परचेज हेड आपका क्या है, परचेज हेड मैंने ले लिया। डिलीवरी डेट क्या थी, डिलीवरी डेट जैसे हम आज की डाल देते हैं। अगर आपको इसके साथ में कोई अटैचमेंट ऐड करना है तो मैं अटैचमेंट भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसके साथ में सब्जेक्ट, तो भी मैं सब्जेक्ट डालना चाहूँगा, सब्जेक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, टेम्पलेट्स, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आपको टेम्पलेट देनी है वो टेम्पलेट सेलेक्ट करके आप उसको सेव करके आप इसका पीओ जनरेट कर सकते हैं। यू वांट टू प्रिंट द परचेज ऑर्डर, तो यहाँ से आप उनको परचेज ऑर्डर प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पीओ नंबर आ गया मेरा, वेंडर का नेम आ गया, वेंडर का एड्रेस, अगर उसका टेलीफोन नंबर, ये सब कुछ अगर आप वेंडर्स में अपडेट कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक अच्छा खासा पीओ जनरेट हो जाएगा। अब टर्म्स एंड कंडीशंस के टेम्पलेट्स, अटैचमेंट्स, जो भी अटैचमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको एज अ पीओ में कॉल जाएंगी। तो जो भी आपने आइटम नेम जिसका पीओ बनाया है उसकी यूनिट प्राइस क्या है, उसका डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अमाउंट, जीएसटी अमाउंट कितना था, जीएसटी जैसे उसके ऊपर एक्स्ट्रा लग रहा है 18%, तो उसके अकॉर्डिंग उसका अमाउंट टोटल अमाउंट कितना बनता है, 560 जो भी इसके फ्राइट चार्जेस हैं, नेट अमाउंट आपका कितना बनता है, तो वो सारी चीज़ आपको एज अ अच्छे खासा पीओ फॉर्मेट्स में आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मैं 3 या 4 तरह से पीओ जनरेट कर सकता हूँ, वो चाहे विदाउट कोटेशन हो, चाहे वो इंडेंट के थ्रू हो। जैसे मैं आपको इंडेंट के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडेंट के थ्रू जो हमने डायरेक्टली जो पीओ बनाया था, मतलब जो रिक्विजिशन रेज करी थी, वो रिक्विजिशन के अगेंस्ट में आप इसका एक पीओ बना सकते हैं। सेम रिक्वेस्ट नंबर के थ्रू, जो रिक्वेस्ट नंबर
जो परचेज रिक्वेस्ट है, जो आपने रिक्वेस्ट रेस करी थी, तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई है। उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको उसका पीओ बनाना है तो आप यहाँ से उसका पीओ बना सकते हैं। जैसे फैंसी लाइट्स हैं, उसका डिस्काउंट आपको कितना दे रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो डिस्काउंट रेट GST 9%। अगर वो इंक्लूडेड है, अगर वो एक्स्ट्रा है, तो आप एक्स्ट्रा में उसको रेज करके उसका एक पीओ बना सकते हैं। सेव करूँगा तो ये मेरा पीओ बन जाएगा। और आप चाहते हैं मुझे डायरेक्टली पीओ बनाना है, सिंपली आप डायरेक्टली यहीं पर आप पीओ बना दीजिए। विदाउट कोटेशन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट पीओ बना सकते हैं। सब्जेक्ट टेस्ट करके आपको जो भी इसमें परचेज हेड डालना है, आपको अगर कोई बुक्स मंगानी है, अगर वो टैक्स इंक्लूड करके है तो आप उसको टैक्स इंक्लूड करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको साथ साथ में जब आप पीओ बनाते हैं तो उस आइटम का आपको अवेलेबल बैलेंस भी दिखता रहेगा। तो अगर आप नया माल परचेज कर रहे हैं तो आप उस केस में वेंडर फिल्टर रिक्वायर्ड, इसके अगेंस्ट में आपको वेंडर को रिक्वायर्ड करना है, ऐसा कर सकते हैं पीओ। तो ऐसा एक डायरेक्टली पीओ भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो मैं 4-5 तरह से अपना पीओ बना सकता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग उसकी रिपोर्ट्स भी यहाँ से देख सकता हूँ। ये मेन फॉर्म रहेगा जहाँ से मैं परचेज ऑर्डर बनाऊँगा। अब परचेज ऑर्डर तो बना लिया है, पर परचेज ऑर्डर का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। अगर आपने हर एक डिपार्टमेंट के लिए पीओ का अप्रूवल बना रखा है तो आप यहाँ से उसको अप्रूव कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो आपने पीओ अप्रूव कर दिए हैं उसका अप्रूव स्टेटस, अप्रूवल डेट आ रही है। जो आपके पेंडिंग में चल रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पर पेंडिंग में दिख जाएंगे। जो भी आपको पीओ अप्रूव करने हैं आप यहाँ से अप्रूवल डेट डाल के, अप्रूवल रिमार्क डाल के आप उसको अप्रूव कर सकते हैं। ये मेरा पीओ अप्रूव हो चुका है। जो पीओ अप्रूव होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टेटस वाइज आप उसको देख सकते हैं। यहीं से आप उसकी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट हो एक्सपोर्ट प्लस से। जो मेरे पीओ अप्रूव हो चुके हैं उसके बाद हम चलेंगे परचेज रिसीव फॉर्म पर, जहाँ से हम माल रिसीव कर रहे हैं, आइटम रिसीव कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको GRN वाइज, डिपार्टमेंट वाइज जैसा चाहूँ मैं वैसे इसको सर्च कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने एडमिन ऑफिस से लिया और सर्च किया, तो अभी तक मैंने कोई भी आइटम है पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट के लिए रिसीव नहीं किया है। मेरे पीओ बन चुके हैं, मेरे पीओ भी अप्रूव हो चुके हैं, पर हमने अभी तक उसका माल जो है वो रिसीव नहीं किया, आइटम रिसीव नहीं किया। तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। परचेज थ्रू के अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको उसको इनवॉइस बनाना है, इसको इनवॉइस जनरेट करना है, चालान, इनवॉइस अगेंस्ट चालान या परफॉर्मा इनवॉइस। जो भी परचेज थ्रू आप बनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं। जैसे मैं परफॉर्मा इनवॉइस लेता हूँ, हमने लिया एडमिन ऑफिस, वेंडर नेम, परचेज ऑर्डर नंबर आ गया आपका, मैं इनवॉइस नंबर, जो भी इनवॉइस नंबर हो यहाँ पर आ जाएगा। अगर डायरेक्टली आपको इसका इनवॉइस बनाना है तो इनवॉइस भी बना सकते हैं। इनवॉइस नंबर, जो भी आप इनवॉइस नंबर डालना चाहें, GRN नंबर आपका क्या रहेगा। ये सारे ऑटो जनरेटेड भी हैं। अगर आप ये प्रेफरेंस सेटिंग के थ्रू अपडेट कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी इसका इनवॉइस नंबर और GRN नंबर है जो ऑटोमेटिकली यहाँ से बन सकता है। अगर वो किसी गेट पास के थ्रू वो आइटम आ रहा है और डायरेक्टली वो गेट पास के थ्रू आपको वो रिसीव करना है तो आप डायरेक्टली वो गेट पास नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो आप परचेज रिसीव करने हैं। जैसे अभी मैंने पीओ ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में डेटा उठाया, तो जो आपने पीओ अप्रूव किया था उसके अकॉर्डिंग वो डेटा यहाँ पर कॉल हो गया। अगर वो गेट पास के थ्रू अगर आप उसको रिसीव करना चाहते हैं तो गेट पास के थ्रू भी आप उसको रिसीव कर सकते हैं। उसका मेमो नंबर क्या रहेगा, उसका व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्ट नेम, वो सब कुछ डाल सकते हैं। वो डिटेल्स भी यहीं पर दिख जाएगी। अगर आप उसका गेट पास जब आप सेलेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम गेट पास के थ्रू परचेज रिसीव कर पाएंगे, ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। जो हमने गेट के थ्रू जब हमारे पास जब माल आ रहा था तब वो कितना था और जब हमने रिसीव किया तब वो कितना था, तो वो भी एक क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हम गेट पास बना सकते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड गेट पास। अब जैसे ये था, आपने आइटम रिसीव किया, अब वो आइटम में आप 10 ही आइटम रिसीव करना चाहते हैं तो 10 आइटम भी रिसीव हो सकते हैं। अगर आपने एक ही साथ में 20 ही आइटम रिसीव कर लिए हैं तो आप इसको रिसीव करके सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको रिसीव किया तो आप देख सकते हैं, जब अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा तो उसके अंदर स्टॉक बैलेंस
रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी। तो स्टॉक आइटम के अंदर हम डिपार्टमेंट वाइज, मतलब आइटम कैटेगरी वाइज अगर हम उसकी बैलेंसिंग रिपोर्ट देखना चाहते हैं, स्टॉक बैलेंसिंग रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। एडमिन ऑफिस में जितने भी मेरे करंट बैलेंस जो मैंने स्टॉक रजिस्टर में डाला था 10, अभी मैंने 20 रिसीव कर लिए हैं, तो मेरा करंट बैलेंस यहाँ पर अपडेट हो गया है। सेम थिंग फैंसी लाइट्स जो है, अगर मैं जब रिसीव कर लूँगा, अभी मेरा करंट बैलेंस 1 आ रहा है, जब इसको मैं रिसीव कर लूँगा तो मेरा करंट बैलेंस यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं परचेज रिसीव करता हूँ या ट्रांसफ़र करता हूँ तो मेरा करंट बैलेंस यहाँ पर अपडेट होता जाएगा। तो ये था फॉर्म अपना परचेज रिसीव फॉर्म। परचेज रिसीव फॉर्म के अंदर ही आप उसको डिपार्टमेंट वेंडर वाइज जैसा चाहे वैसे आप उसको सर्च कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं गेट पास नंबर 2, वो गेट पास नंबर 2 से क्या आइटम्स आया था वो आइटम डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएगी। वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे हम उसको रिसीव कर पाएंगे। फिर आता है स्टॉक का गेट पास इनवर्ड और आउटवर्ड। जो भी माल अपने पास आया है, ऐड न्यू पे हम क्लिक करते हैं। गेट पास नंबर 3, वेंडर नेम लाइक सेल्स एंड एजेंसी, सप्लायर नेम क्या था तो उसका सप्लायर नेम आप बना सकते हैं। तो वैसे इनवर्ड और आउटवर्ड के गेट पास भी अपन यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने दिया यहाँ HP लैपटॉप्स, क्वान्टिटी आई है 1/20, ऐड किया, उसको सेव किया, तो ये मेरा गेट पास जो कि यहाँ से बन जाएगा। इसी गेट पास के अकॉर्डिंग अपने को डेटा अगर कॉल करना है परचेज रिसीव फॉर्म पे, तो ऐड न्यू पे आप जब क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट करेंगे, एडमिन ऑफिस, वेंडर नेम, गेट पास नंबर 3 आ गया, डिटेल्स आपको यहाँ पर कॉल हो जाएगी। उस गेट पास के अगेंस्ट में आप इसका PO बनाएंगे, उसके अगेंस्ट में फिर अपन इसका एंट्री करेंगे। सेम थिंग जैसे अपन ने स्टॉक का गेट पास का इनवर्ड देखा था, अगर आपके यहाँ से कोई माल बाहर जाता है तो उस केस में अपन स्टॉक गेट पास आउटवर्ड के लिए भी अपन एक गेट पास बना सकते हैं। कौन सा आइटम है जो कि आपका बाहर जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप उसको, अगर वो रिटर्नेबल है तो रिटर्नेबल के अंदर आप उनको रिटर्नेबल कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। तो आउटवर्ड का एक गेट पास आपका बन जाएगा। इसी के जो भी आपके इनवर्ड और आउटवर्ड गेट पास की रिपोर्ट्स अगर आपको देखना चाहते हैं गेट पास नंबर वाइज या डेट वाइज, वेंडर नेम वाइज, तो यहाँ से आप उसको डेटा सर्च कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम चलते हैं 10 सितंबर को हमने कितने गेट पास बनाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डेट के अकॉर्डिंग आपका फिल्टर हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे। तो हमने परचेज रिक्वेस्ट करी, अप्रूव करी, PO बनाया, PO अप्रूव किया, परचेज रिसीव किया, गेट पास के थ्रू, आउटवर्ड गेट पास के थ्रू भी हम परचेज रिसीव कर सकते हैं। स्टॉक इनवर्ड स्टेटस, जो भी आइटम्स आपके पास आ रहे हैं उनका इनवर्ड स्टेटस आपको यहाँ पर देखना है, तो इनवर्ड स्टेटस आप यहाँ देख सकते हैं। अब जो इनवर्ड गेट पास में आपने जो बनाया था, तीसरा जो गेट पास नंबर था कि 20 क्वान्टिटी के ये आए हैं, आपने यहाँ से उसको अप्रूव किया है, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यू रियली वांट टू एक्सेप्ट, यस करेंगे और उसके बाद फिर वो आपका डेटा परचेज रिसीव में हो जाएगा। रिसीव्ड आइटम्स के अंदर आपको डेटा हो जाएगा। वो भी हमने यहाँ पर वो सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, वेंडर का नेम होगी, उसके अगेंस्ट में वो इनवर्ड स्टेटस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स हमने देखा था डिपार्टमेंट वाइज हम परचेज रिक्वेस्ट कैसे कर पाएंगे, PO कैसे जनरेट कर पाएंगे, कैसे हम परचेज रिसीविंग कर पाएंगे, कैसे जो अंदर माल आ रहा है उसका स्टेटस जो है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना हो, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टॉक रिक्विजिशन, सैंक्शनिंग, अप्रूवल, स्टॉक कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे हम इसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, कैसे हम स्टॉक को रिटर्न कर पाएंगे, कैसे स्टॉक्स को हम मेंटेनेंस राइट ऑफ कर पाएंगे, वो भी हम इसी पार्ट में देखेंगे। चलते हैं हम स्टॉक रिक्विजिशन पर। ये रिक्विजिशन फॉर्म जो आपने पार्ट 1 मेरा वाला जो देखा था उसके अंदर था टेंडर रिक्विजिशन, वो पर्टिकुलर किसी कोटेशंस और
इससे रिलेटेड था। ये रिक्विजिशन जो है ये आपके इंटर डिपार्टमेंट या इंटर एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट रिक्विजिशन करना होता है कि जैसे आपके यहाँ पर सेंट्रल स्टोर हैं, उसके सब डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन ऑफिस, केमिकल डिपार्टमेंट, तरह तरह के डिपार्टमेंट्स आपके बने हुए हैं। अब वो डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट भी रिक्वेस्ट कर सकता है, उसी डिपार्टमेंट का कोई एक एम्प्लॉय है वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है, और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी रिक्वेजिशन हो सकती है। अब वो कैसे होगी? सर्चिंग में आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज, एम्प्लॉय वाइज, डेट वाइज, रिक्वेजिशन डेट वाइज मैं डेटा सर्च कर सकता हूँ। रिपोर्ट्स के थ्रू मैं रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ, कितनी रिक्वेजिशन आज के दिन में आई हैं, उसके अगेंस्ट में हमने कितना माल है जो अप्रूव किया, सैंक्शन किया, ट्रांसफ़र किया है। तो अब यहाँ चलते हैं, जैसे एडमिन ऑफिस है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ देखिए, आप ये ऑप्शन दिख रहे होंगे, रिक्वेजिशन बाय डिपार्टमेंट, रिक्वेजिशन बाय एम्प्लॉय, रिक्वेजिशन फॉर सॉफ्ट। मीन्स अभी तो मैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट रिक्वेजिशन कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ भी रिक्वेजिशन कर सकते हैं किसी डिपार्टमेंट से, और रिक्वेजिशन फॉर शॉप। अब कुछ रिक्वेस्ट होती है कि जो कि आपके शॉप से आ रही है। अब ये क्या होता है, अगर आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए अंदर आपने शॉप इम्प्लीमेंट कर रखा हो, शॉप मॉडल परचेज कर रखा हो, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आपके यहाँ पर कोई स्टेशनरी शॉप है जो कि बच्चों को आप सेल्स करते हैं, बच्चों को आइटम सेल करते हैं, तो उस केस में आप रिक्वेस्ट टू शॉप के थ्रू भी आप रिक्वेजिशन कर सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट में हम इस रिक्वेजिशन फॉर शॉप का चेक बॉक्स पर क्लिक करके अपन रिक्वेस्ट टू शॉप, किस शॉप से किस डिपार्टमेंट से वो रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो चीज़ें हम स्टॉक रिक्वेजिशन के अंदर कर सकते हैं। तो अब अभी फर्स्ट में जो आपको बता रहा हूँ, ये रिक्वेजिशन जो रेज हो रही है वो रिक्वेस्ट बाय डिपार्टमेंट के लिए रेज हो रही है। तो एडमिन ऑफिस रिक्वेस्ट कर रहा है सेंट्रल ऑफिस से किस आइटम के लिए वो रिक्वेस्ट रेज कर रहा है। जैसे वो प्लास्टिक चेयर्स के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं अवेलेबल क्वांटिटी आपको यहाँ पर 0 दिख रही है। फैंसी लाइट्स के लिए अगर वो रिक्वेस्ट रेज कर रहा है तो आइटम क्वांटिटी अवेलेबल अपने पास एक पड़ी हुई है, आपको और 10 की रिक्वायरमेंट है। या टेबल्स की आपको रिक्वायरमेंट है, टेबल्स की क्वांटिटी अपने पास 0 है, आपको क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 10। एप्रो कॉस्ट अगर डिस्क्रिप्शन ये कुछ डालना है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। रिवॉल्विंग चेयर्स आपको रिक्वायर्ड है, इसकी क्वांटिटी आपको कितनी रिक्वायर्ड है, अगर आपको 3 रिक्वायर्ड है तो यहाँ से, तो मैं मल्टीपल आइटम्स की एक साथ रिक्वेजिशन यहाँ से रेज कर सकता हूँ और उसको मैं सेव कर सकता हूँ। सेव करने के बाद अब ये जो भी इस डिपार्टमेंट के, सेंट्रल स्टोर के जो डिपार्टमेंट के सैंक्शनर अप्रूवर होंगे, उनके पास वो मैसेज जाएगा और वहीं से आप उसको नोटिफिकेशन जाएगा, जहाँ से आप उसको सैंक्शन अप्रूव करने के बाद आप उसको स्टॉक को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। सेम थिंग, जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करके रिक्वेजिशन बाय एम्प्लॉय, अब एकेडमिक डिपार्टमेंट से एक एम्प्लॉय है जो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे नैन्सी ने रिक्वेस्ट करी है सेंट्रल स्टोर से, रिक्वायर्ड क्या है, आइटम का डिटेल्स हम यहाँ डाल सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर विद एक्सेसरीज, क्वांटिटी 1। तो मैंने 2 तरह से आपको रिक्वेजिशन बताई है, एक डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय ने पर्टिकुलर मेन सेंट्रल स्टोर डिपार्टमेंट्स को एक रिक्वेजिशन करी है। अब इसी को मैं रिक्वेजिशन डेट वाइज यहाँ सर्च करता हूँ, तो 3 तारीख को मैंने कोई रिक्वेजिशन नहीं करी थी, बट 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कितनी भी रिक्वेजिशन करी है वो डेटा मेरे को यहाँ पर कॉल हो जाएगा। स्टॉक रिक्वेजिशन रिपोर्ट्स में जब मैं इसकी रिपोर्ट्स यहाँ देखूँगा आपको रिक्वेजिशन रिपोर्ट्स भी यहाँ मिलेंगी। अभी ग्रांटेड कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है, उसकी सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब आती है रिक्वेजिशन तो रेज हो गई, अब उसके अंदर सैंक्शन और अप्रूवर के थ्रू हम उसको सैंक्शन कैसे करेंगे। हम चलते हैं सैंक्शनिंग फॉर्म पर, रिक्वेजिशन सैंक्शनिंग फॉर्म पे। रिक्वेजिशन नंबर वाइज भी सैंक्शनर यहाँ से सर्च कर सकता है, स्टेटस पेंडिंग या सैंक्शन वाइज अगर वो लिखना चाहे तो वो डायरेक्टली उसको सैंक्शन कर सकता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी रिक्वेजिशन करी है उसके सैंक्शनर और अप्रूवर जो हैं उनकी तरफ से वो चीज़ सैंक्शन हो जाएगी। सैंक्शन होने के बाद यहाँ स्टेटस आप देख सकते हैं, सैंक्शन पेंडिंग का स्टेटस अगर आप देखना चाहें तो पेंडिंग का स्टेटस यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट से आई थी, आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने रिक्वेजिशन वहाँ से रेज करी थी वो रिक्वेजिशन यहाँ पर अप्रूव भी हो चुकी है।
ये क्यों हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीज़न ये था क्योंकि हमने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए सैंक्शन अप्रूवर नहीं बना रखा था। अब जैसे मैं इसके सैंक्शन अप्रूवर बना देता हूँ तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी सैंक्शनिंग और अप्रूविंग मुझे रिक्वायर्ड होगी। वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक्स के अंदर स्टॉक प्राइस पे चलते हैं। सैंक्शनर भी होंगे, यही आपके अप्रूवल भी होंगे। तो उन दोनों के लेवल्स में लेके उसको मैंने सेव किया। मैं एक जो नई रिक्विजिशन रेज करूँगा, जैसे हम स्टॉक रिक्विजिशन पे चलते हैं। रिक्विजिशन रेज करी, जैसे हम स्टॉक्स में ही है। रिक्विजिशन सैंक्शनिंग पे चलते हैं तो आपको यहाँ पर नई रिक्विजिशन जो है जो अप्रूवर और सैंक्शनर है उसके अकॉर्डिंग को डेटा यहाँ पर कॉल सैंक्शन वाली डायरेक्ट आपको देखनी है तो यहीं से आपको उसकी सैंक्शन। अब इसमें से आपको कौन सा डेटा जो है आपको रिजेक्ट करना है तो यहीं से उसकी रिक्विजिशन जो है वो रिजेक्ट करनी है। आप ऐसे रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें से कौन कितनी क्वांटिटी आपको अप्रूव करनी है तो यहीं से आप उसकी क्वांटिटी भी तो ये मेन फॉर्म रहेगा जहाँ से अपन रिक्विजिशन सैंक्शनिंग और रिक्विजिशन अप्रूवल फॉर्म्स के थ्रू आप उसको कर सकते हैं। स्टेटस अप्रूव वाइज जैसा चाहे वैसा अपन उसको सर्च कर सकते हैं। अब सैंक्शनिंग और अप्रूव होने के बाद अब मेरे को स्टॉक को ट्रांसफ़र करना है। स्टॉक ट्रांसफ़र करने के लिए आप स्टॉक ट्रांसफ़र फॉर्म पर जाएंगे, यहाँ पर हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट या ट्रांसफर टू एम्प्लॉय। अब आपको करना है ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बाय रिक्विजिशन। जो भी आपके पास रिक्वेस्ट रेज्ड हुई थी उसके अगेंस्ट में आपको ट्रांसफ़र करना है आइटम। तो यहाँ पर रिक्विजिशन नंबर कॉल हो जाएगा। जो भी रिक्विजिशन आपके यहाँ पर आई है ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट, आपकी वो रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगी। क्योंकि जो रिक्वेस्ट रेज हुई है वो हुई है एडमिन ऑफिस से। किस डिपार्टमेंट के लिए हुई है वो है सेंट्रल स्टोर के लिए। तो सेंट्रल स्टोर फ्रॉम डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट जो रेज हुई थी उस रिक्विजिशन नंबर के अगेंस्ट में वो आइटम यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। रिक्विजिशन नंबर है 1 है तो किसको ट्रांसफ़र हो रही है एडमिन ऑफिस को। उसको क्या आइटम है जो आपको ट्रांसफ़र करना है वो आइटम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपके पास अभी अवेलेबल क्वांटिटी 0 है। डोंट चेक बैलेंस और आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहें तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप इसको आपके पास जैसे सेंट्रल स्टोर जो है जो एडमिन ऑफिस से जो रिक्वेस्ट रेज हुई है और सेंट्रल स्टोर के पास अगर वो आइटम की क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, अगर उस केस में भी अगर उसको आइटम ट्रांसफ़र करना है तो वो आइटम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्वांटिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन अवेलेबल क्वांटिटी। सो आप देख सकते हैं एक मैसेज आ गया है। मैंने आपको बोला था कि आइटम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बट वो आइटम ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें एक लॉक है। जब तक वो क्वांटिटी है आपके पास अवेलेबल नहीं होती है तो उस केस में आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो जैसे देख सकते हैं रिक्विजिशन नंबर 1 से जो आपके पास रिक्वेस्ट रेज हुई है तो क्या क्या रिक्वायर्ड था। उनको रिवॉल्विंग चेयर और टेबल्स की रिक्वायरमेंट थी। तो हम क्या करेंगे स्टॉक रजिस्टर में जाके या आप उसको परचेज रिसीव भी कर सकते हैं
या आप उसको डायरेक्टली पीओ बना के और आप उसका परचेज रिसीविंग कर सकते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग भी आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। जैसे हम हमने यहाँ डाली रिवॉल्विंग चेयर्स होल्ड, इसकी ओपनिंग बैलेंस जो भी मेरे को डालना है मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। बस सेव। एक था मेरे पास टेबल, टेबल्स जो भी हैं मैं इसकी भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, ताकि हम स्टॉक को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। चलते हैं स्टॉक ट्रांसफ़र पर, ऐड न्यू, ट्रांसफर टू फ्रॉम डिपार्टमेंट सेंट्रल स्टोर, ट्रांसफ़र कर रहा है बाय रिक्विजिशन। अब यहाँ देख सकते हैं जब तक मैंने इसको चेकबॉक्स नहीं किया तब तक वो रिक्विजिशन नंबर जो है आपका डिसेबल रहेगा फील्ड। अब मैं जैसे रिक्विजिशन नंबर 1 सेलेक्ट किया, एडमिन ऑफिस को वो ट्रांसफ़र हो रहा है। आपको क्या आइटम ट्रांसफ़र हो रहा है? रिवॉल्विंग चेयर जो है वो हम ट्रांसफ़र करें, उनको रिक्वायर्ड क्वान्टिटी 3 है पर आपको 2 ही देनी है, आप वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपको एक मैसेज शो कर रहा है, असाइन नंबरिंग टू आइटम फर्स्ट, मीन्स रिवॉल्विंग चेयर है इसको, जिसको हमने नंबरिंग कर रखा है। हम वापस आइटम नंबरिंग फॉर्म पर चलते हैं। सेंट्रल स्टोर, सर्च, आइटम नेम है रिवॉल्विंग चेयर, इसको मैंने सर्च किया, नंबर क्वांटिटी जो भी आपको है स्टार्ट फ्रॉम, जब 1 से आपको स्टार्ट करना है तो 1 डाल सकते हैं, सी, इसको हमने सेव किया। सेम थिंग टेबल्स के लिए भी वही कर देते हैं। ऐड करते हैं हम इसको सेव करेंगे। तो ये मेरे आइटम नंबरिंग बन चुके हैं। वापस हम चलते हैं स्टॉक ट्रांसफ़र फॉर्म पर। ये मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, नंबरिंग में हम ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। रिवॉल्विंग चेयर, तो आपको उसमें से कौन सी चेयर नंबरिंग है, ये देखिए नंबरिंग वाइज अगर अपन आइटम ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा आइटम जो है इस नंबर का आइटम है, ये इस डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। अब क्वांटिटी में आपको 2 ही ट्रांसफ़र करनी है तो आपके पास वो राइट्स अवेलेबल होंगे, आप वो क्वांटिटी यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टेबल भी आपको टेबल 1 और टेबल 3 है और टेबल 4 है, आपको ट्रांसफ़र करना है तो हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये दोनों तरफ मैच करता है उस डेटा को कि आपने जो क्वांटिटी डाल रखी है वो जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं दोनों सेम है या नहीं है। अब जैसे मैंने ये ट्रांसफ़र किया तो ये मेरा स्टॉक ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे में एम्प्लॉय वाइज जैसा चाहूँ मैं वैसे स्टॉक ट्रांसफ़र से मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ट्रांसफ़र टू एम्प्लॉय बाय रिक्विजिशन फ्रॉम डिपार्टमेंट सेंट्रल स्टोर, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट नंबर 2 मैंने रेज करी थी। ट्रांसफ़र टू एम्प्लॉय में अगर उसको डिपार्टमेंट्स के राइट्स नहीं है उस एम्प्लॉय को, तो वो एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर कॉल नहीं होगा। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ इस फॉर्म्स के थ्रू मैं स्टॉक ट्रांसफ़र कर पाऊँगा और ट्रांसफ़र की रिपोर्ट भी मैं ऐसे जनरेट कर पाऊँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ है मेरा। ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट, क्वान्टिटी इशू हमने कितनी इशू करी, तो यहाँ से आप वो ट्रांसफ़र रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। एक्नॉलेज स्टॉक ट्रांसफ़र, अब जो भी ट्रांसफ़र हुआ है स्टॉक उसका एक एक्नॉलेजमेंट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ से उसका एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं। अब जैसे सेंट्रल स्टोर से डेटा ट्रांसफ़र हुआ था, अब मैं इसका पेंडिंग में सर्च करता हूँ तो ये दोनों थे। और ये पर्टिकुलर आपके डिपार्टमेंट आपके पास पर्टिकुलर जैसे एडमिन ऑफिस के डिपार्टमेंट के पास वो सारे आइटम्स आ जाते हैं, जब तक वो उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं तब तक वो आइटम जो है वो आपके डिपार्टमेंट में ऐड नहीं होंगे। आपने जैसे इसको एक्सेप्ट किया, इसको
अपडेट किया तो वो पर्टिकुलर आपके डिपार्टमेंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस के अंदर, करंट बैलेंस के अंदर, क्लोजिंग क्वांटिटी के अंदर अपडेट होगा। तो ये एक्नॉलेज स्टॉक ट्रांसफर फॉर्म है जहाँ से आपको उसका एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि एक्नॉलेज ना करें तो उस केस में आप उसको एक्नॉलेज की सेटिंग के थ्रू आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये मेजर फॉर्म रहेगा जहाँ से आप जिस डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ से एक्नॉलेज कराना ज़रूरी है। जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करवाएंगे तब तक वो आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक्सेप्टेड में कौन से हुए हैं या पेंडिंग में कौन से हैं, वो सारी चीज़ अपन यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब वापस अपन स्टॉक बैलेंस अगर देखना चाहें और इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, जैसे एडमिन ऑफिस के अंदर कितने बैलेंस है, तो आप यहाँ पर स्टॉक बैलेंस के अंदर आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जितने भी आइटम्स हैं जो आपने ट्रांसफ़र किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका करंट बैलेंस यहाँ पर अपडेट हो गया है। तो ये जो मैंने आपको बताया था ये था अपना डिपार्टमेंट वाइज रिक्विजिशन करना है, एम्प्लॉय वाइज रिक्विजिशन करना, रिक्विजिशन के अप्रूवल सैंक्शन, स्टॉक को ट्रांसफ़र करना, उसका एक्नॉलेजमेंट बाय डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को आपने ट्रांसफ़र किया है तो वो डिपार्टमेंट उसको एक्नॉलेज कर रहा है नहीं कर रहा है। स्टॉक रिटर्न, जो भी आइटम आपने एम्प्लॉयज़ को या किसी को भी ट्रांसफ़र किए हैं उस केस में आप उसको, वो डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय है जो आपको रिटर्न करना चाहता है, जैसे रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, रिटर्न नंबर 1 एडमिन ऑफिस, डिपार्टमेंट को किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, जो भी वो ट्रांसफ़र नंबर के थ्रू आपके पास ट्रांसफ़र हुआ है इसमें से आप कोई एक आइटम है जो रिटर्न करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो RC नंबर 1 जो है आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं, क्वांटिटी 1, पर्पस फॉर यूज़ एंड से, यहाँ से मैं उसको सेलेक्ट एटलीस्ट वन आइटम फॉर रिटर्न, यहाँ से आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। ऐड किया, सेव किया तो ये मेरा आइटम रिटर्न हो गया। अब मेरे पर्टिकुलर एडमिन ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर मेरा करंट बैलेंस रिवॉल्विंग चेयर का 1 हो जाएगा, जो कि 2 था अपने रिपोर्ट्स में, अब वो 1 हो जाएगा। ये जो आपने बैलेंस देखी नहीं है इसके अंदर जो मेरा 2 बैलेंस हो रहा था वो 1 हो जाएगा। तो रिटर्न बाय डिपार्टमेंट भी हो सकता है, रिटर्न बाय एम्प्लॉय भी हो सकता है। अब कुछ आइटम्स हैं जो कि आपके मेंटेनेंस के लिए गए हुए हैं, तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करके जो भी आपका मेंटेनेंस के लिए आइटम गया हुआ है आप एडमिन ऑफिस के थ्रू आइटम नेम, जैसे HP लैपटॉप है, अवेलेबल क्वांटिटी ये है, आइटम नंबरिंग में कौन सा है जो आपका मेंटेनेंस के लिए गया हुआ है तो आप वो आइटम नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेंटेनेंस बाय वेंडर या मेंटेनेंस बाय डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट करवा रहे हैं, आप वो डायरेक्ट किससे करवा रहे हैं या किसी वेंडर से करवा रहे हैं तो वेंडर्स के नेम आप यहाँ डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड इंश्योर्ड है वो आपका, रिसीव डेट, अब जब आप उसको रिसीव करेंगे तब आप उसकी रिसीविंग डेट, बिल नंबर, उसका बिल अमाउंट जो भी है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने ये मेंटेनेंस के लिए गया हुआ है तो ये मेंटेनेंस, अब इसी का मेंटेनेंस का गेट पास बनाना है तो स्टॉक आउटवर्ड गेट पास से आप उसका गेट पास भी बना सकते हैं। ये स्टॉक गेट पास से अपन इसका गेट पास अपन बना सकते हैं, गेट पास नंबर 1 या कुछ भी हो उसके अगेंस्ट में आप उसका बना सकते हैं। तो HP लैपटॉप अगर आपका रिटर्नेबल क्वांटिटी 1 रेट इस वेंडर में भी रेट आप उसका गेट पास बना सकते हैं। गेट पास आपका स्टॉक राइट ऑफ मेंटेनेंस के लिए जो गया हुआ है अब वो वापस आपके पास आ चुका है, तो इन्वर्ट गेट पास से अपन उसका गेट पास बनाएंगे और मेंटेनेंस के थ्रू अपन इसका, अब वो स्टेटस अभी आप देख सकते हैं मेंटेनेंस पे गया हुआ है। जैसे आप इसको रिसीव कर लेते हैं, आप इसको रिसीव कीजिए, उसकी रिसीविंग डेट, उसका बिल नंबर और उसका बिल का अमाउंट कितना बना था तो आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। रिकॉर्ड रिसीव सक्सेसफुली। तो मेंटेनेंस के अंदर आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, स्टेटस, आइटम जब गया था, आउटिंग डेट क्या थी, रिसीविंग डेट क्या थी, और उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी रिपोर्ट भी जनरेट कर पाएंगे। फिर हम चलते हैं स्टॉक राइट ऑफ। अब जो भी आइटम्स आपके राइट ऑफ हो जाते हैं, स्क्रैप एकदम लॉस्ट हो जाते हैं, तो उस केस में अपन यहाँ पर वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं एडमिन ऑफिस या सेंट्रल स्टोर हम लेते हैं,
आपने किसी को अप्रूवर बना रखा हो तो अप्रूवर का नेम आ जाता हो। ये अप्रूवर स्टॉक राइट से आपको अप्रूव करने पड़ेंगे। फिर यहाँ से अपन उसको आइटम को, अगर वो आपका राइट ऑफ हो चुका है तो आइटम नेम क्या था, वो आइटम का नेम हम यहाँ डाल सकते हैं। जैसे हम चलते हैं ऐड ग्राफिक्स पर, आइटम नेम हम डालते हैं जैसे फैंसी लाइट। फैंसी लाइट में कितनी क्वांटिटी है, आइटम नंबरिंग, या HP का लैपटॉप है, या रिवॉल्विंग चेयर है, टेबल्स। टेबल्स में आपका कौन सा टेबल है जो कि स्क्रैप हो गया है या राइट ऑफ हो चुका है, स्क्रैप एंड अप हो चुका है, उसकी आइटम की कॉस्ट क्वांटिटी 1, आइटम की कॉस्ट आ जाएगी। नेम आर रिक्वायर्ड, जब मैं स्टॉक अप्रूवर से मैं उसका नेम बना दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉक राइट से उसको मैं अप्रूवर बना दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग राइट ऑफ। तो जो मैं राइट ऑफ कर देता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस भी है वो अपडेट हो जाएगा, करंट बैलेंस है जो कि हो जाएगा 3 की जगह। तो ये फ्रेंड्स हमने देखा है अभी। और इसी के अंदर जो मैं एक पॉइंट है जो आपको मैं बताना भूल गया था, वो था कि जो भी आपने परचेज ऑर्डर बनाया है, परचेज रिसीव किया, उसके इंस्ट में आपको वेंडर को पेमेंट करना है। तो वेंडर पेमेंट्स में जाके अपन उसको पेमेंट कर सकते हैं। वेंडर का नेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट, बिल के अगेंस्ट में आपको उसको पेमेंट करना है तो आप यहाँ से उसको पेमेंट कर सकते हैं। ये इनवॉइस नंबर था, इसके अगेंस्ट में अभी आप पेमेंट डेट, आप अभी कितना पेमेंट दे रहे हैं, करंट पेमेंट आप उसको सिर्फ अभी 2,40,000 ही करना चाहते हैं। अगर वेंडर पेमेंट्स के अगर अप्रूवर आपको रिक्वायर्ड है तो वापस चलते हैं वेंडर पेमेंट चेक पॉइंट्स, जहाँ से हम इसके चेक पॉइंट्स कर सकते हैं। वेंडर पेमेंट अप्रूवल, यहाँ से हम उसको अप्रूव कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में नेम में जैसे लेते हैं हम एडमिन ऑफिस, वेंडर नेम में तो 4 एलाइड सेल एजेंसी के लिए था, उसी को हम अप्रूव करते हैं। एक्सेप्ट करेंगे हम कि आपका पेमेंट अप्रूव हो गया है। अप्रूव होने के बाद वेंडर पेमेंट अप्रूव होने के बाद आप वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ सेलेक्ट किया वेंडर पेमेंट है, पेमेंट डेट कौन सी है आपकी, आज की पेमेंट की डेट है, एंड पेमेंट आप कितना दे रहे हैं तो पेमेंट यहाँ कर सकते हैं। चेक के थ्रू या कैश के थ्रू आप जैसे चाहें वैसे आप उसको वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। अगर इसी का आपको वेंडर पेमेंट्स का चेक पॉइंट देखना है कि आपने कितना पेमेंट कर दिया है, कितना ड्यू है, तो वो सारी चीज़ अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि हमने इसको कितना किया है, कितना इसका पेंडिंग चल रहा है, तो सारी चीज़ें आपको कौन से हैं जो हो चुके हैं, कौन से पेंडिंग चल रहे हैं, तो सारी चीज़ें उसके अलावा कार्ड रिपोर्ट्स, अगर आइटम्स के आपको बारकोड जनरेट करने हैं तो आप आइटम्स के बारकोड आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ नेम डाला HP लैपटॉप, सर्च किया, ये सारे HP लैपटॉप्स आ जाएंगे, यहीं से आप उसके बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो आइटम्स के बारकोड भी अपन जनरेट कर सकते हैं और बारकोड से रीडर से अपन उसको स्कैन करके रीड भी कर सकते हैं। कस्टम रिपोर्ट्स के अंदर वो सारी रिपोर्ट्स हैं जो भी अपन ने टेम्पलेट्स बनाए थे, तो उन टेम्पलेट्स का अगर आपको कोडिंग निकालना है तो आप यहीं से उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। मीन्स वही टेम्पलेट जनरेट हो जाएंगे, रिपोर्ट नहीं जनरेट होगी। जो भी आपने PO के टेम्पलेट बनाए हैं, परचेज रिक्विजिशन मास्टर के टेम्पलेट बनाए हैं, वो टेम्पलेट्स आपके यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स था मेरा स्टॉक मॉड्यूल, जिसको आपने देखा। मेरा पार्ट 1 में मैंने मास्टर्स के बारे में बताया था, फॉर्म्स के कुछ फॉर्म्स के बारे में बताया था। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया फॉर्म्स कैसे हम परचेज रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अप्रूव कर सकते हैं, कैसे वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं,
कैसे हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट टू एम्प्लॉय वाइज हम पोजीशन राइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। थैंक यू।